इमरान खान साहब पे जो बड़े बड़े केसेस हैं उनमें उनकी कानूनी पोजीशन क्या है? आप बतौर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के क्या बताएंगे? मसलन साइफर केस जो है, जी हाँ, उसमें क्या पोजीशन है उनकी? साइफर केस बिल्कुल बनता ही नहीं है, और बल्कि अभी अपील के ऊपर बहस भी हो चुकी है, देखें उसका क्या फ़ैसला आता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, उन्होंने भी ऑब्ज़र्व किया है, उन्होंने कहा जी आपने तो गेम हाथी तो गुजर गया, एक दुम रहती है कि उसके पोजेशन कहाँ किसके पास कैसे चला गया, इतने से मामलात रह गए हैं। मैं नहीं समझता उस केस में किसी किस्म की भी जान है। और मुझे उम्मीद है कि उस केस में ये रिहा होंगे। जहाँ तक दूसरे केसेस का ताल्लुक़ है, उनमें जल्दी में ट्रायल और बल्कि मिस ट्रायल चलाए गए हैं और उनको सज़ाएँ दी गई हैं। मुझे यकीन है कि ये जो इद्दत वाला केस है, जी हाँ, ये इसके बारे में आपका उस पर भी अपील चल रही है। मैं समझता हूँ बिल्कुल बेबुनियाद केस है। उसका मकसद सिर्फ इमरान खान साहब को एम्बेरस करना है, उनको ज़ाती एक अटैक करना है उनके ऊपर, उनके लिए ज़ाती तौर पे उन्हें एम्बेरस करने की कोशिश की गई है, वरना वो तो केस बनता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मेरे ज़ाती भी इल्म में है, बतौर जर्नलिस्ट मुझे पता है, कुछ लोग आपके जो हैं उन्होंने अच्छी नीयत के साथ इमरान खान साहब के साथ बात की कि जी ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप जेल से बाहर आएँ तो कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब नहीं माने। तो आप समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ गिव एंड टेक कर लें तो वो रहा हो सकते हैं? देखिए, गिव एंड टेक का क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? गिव एंड टेक किससे किया जाए? देखिए, पहले भी एक वक्त में इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो A1 पेज पे आ गए थे। उसके बाद जो कुछ उन्होंने सफ़र किया है, जो कुछ उनके साथ बीती है, गुजरी है, सबके सामने है। मैं नहीं समझता वो रास्ता उनके लिए अभी भी अवेलेबल है कि वापस चले जाएं फिर वन पेज हो जाएं, उससे अच्छी नहीं होगी। तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि आपकी पार्टी के अंदर से कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर खान साहब खुद चाहें तो वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो कोई डील करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। देखिए, ये बात हो सकता है किसी हद तक दुरुस्त हो, अगर वो फिर एक दफ़ा उनसे मामला तय कर रहे जैसे पहले मामला था, तो फिर उस सूरत में वो रिहा तो ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन उससे उनका सियासी जो कैपिटल है वो बड़ा नुकसान उसको पहुंचेगा। कि इस वक्त कौम उनके साथ इस वजह से भी है कि उन्हें एक बहादुर सियासतदान के तौर पर एक स्टैंड लेते हुए देख रहे हैं कि उन्होंने हर तरह सफ़र किया है, लेकिन इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जब से अप्रैल 2022 के बाद से उन्होंने एक कंसिस्टेंट स्टैंस रखा है कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं, हम नहीं समझते कि किसी तरह भी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए। इस स्टैंड पर जब तक वो कायम रहेंगे, वो पोलिटिकली मज़ीद लोगों में हरदिल अजीज़ होंगे। अगर इस स्टैंड से पीछे हटते हैं, उसका नुकसान होगा। हामिद खान साहब, एक सवाल मैं अब आपसे जो करने लगा हूँ, ये बिल्कुल पाकिस्तान की जो ज़मीनी हकीकतें हैं उसके मुताबिक है। आपने कहा कि अगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो वो हर दिल अजीज़ नहीं रहेंगे, यानी पॉपुलैरिटी उनकी कम हो जाएगी। लेकिन पॉपुलैरिटी क्या मैटर करती है? क्योंकि पॉपुलैरिटी तो वहाँ मैटर करती है जहाँ पे कि जो वोटर है वो जिसको वोट डाल रहा है वो जीत जाए। तो आपका तो मौक़िफ़ है कि नहीं, हम वोट किसी को डालते हैं, जीत कोई और जाता है। तो फिर तो पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक तो खान साहब जो हैं वो गलत स्टैंड लिया हुआ उन्होंने। देखिए ना, ये ग्राउंड रियलिटी जिसका आपने जिक्र किया है, ये 75 साल से इस मुल्क के अंदर यही खेल हो रहा है। उससे सियासी तौर पर हम आगे नहीं जा सके, ना आइन को हम उस पर अमल दरामद कर सकें। मैं समझता हूँ पहली दफ़ा इमरान खान साहब जो सबसे बड़ा उनका जो इस मुल्क के लिए एक सर्विस है वो ये है कि आम आदमी तक ये बात पहुँचाई है कि मुल्क बग़ैर आइन की अमलदारी और सिविलियन सुप्रीमेसी के नहीं चल सकता। आप हाइब्रिड निज़ाम बना के मुल्क नहीं चला सकते। इसलिए ठीक है, जो 8 फरवरी को हुआ वो बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि इस मुल्क में किस तरह से इलेक्शंस को रिग किया जाता है, किस तरह से इन इलेक्शन को फ्रॉडुलेंटली जो है जीते हुए को हरा के, हारे हुए को जिता के हुकूमतें बनाई जाती हैं।
लोगों को एक बहुत बड़ी एजुकेशन हुई है 8 फरवरी और उसके बाद के जो हालात हैं उससे। मैं समझता हूँ उससे यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर जमहूरियत की तरफ और आइन अमलदारी की तरफ एक कदम उठाया जाएगा, क्योंकि लोग अब पाकिस्तान का आम शहरी समझ गया है कि इस तरह निज़ाम नहीं चल सकते। हामिद खान साहब, एक तो आपकी हैसियत है तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा की, दूसरी आपकी हैसियत है एक वकील की, और तीसरी हैसियत है आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के मुअर्रख की भी। माशाल्लाह आपकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है इस मौजू पे। ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, इसमें जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट है या जुडिशरी वर्सेस जुडिशरी है? क्या मसला क्या चल रहा है? देखिए सर, वही चल रहा है जो 70 साल से इस मुल्क के अंदर चलता रहा, यानी जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ देती रही है। कभी कभी कुछ कुछ अरसे ऐसा होता रहा है जहां जुडिशरी ने कुछ अपनी आज़ादी या इंडिपेंडेंस का इजहार किया है, लेकिन एक दफ़ा फिर हम उस दौर से गुज़र रहे हैं जहां के अदलिया पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों के साथ है और उसको तक़वियत पहुंचा रही है। लिहाजा ये पाकिस्तान की जो 70 साल की तारीख़ है, अदालती तारीख़, जिस तरह से वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट रही है, वही हम आज भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज जो हैं वो ख़त लिखते हैं कि उनके अंदरूनी मामलात में सिक्योरिटी एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं। उस पर फुल कोर्ट मीटिंग होती है तो उसमें तो जज साहिबान खुल के डिक्टेशन लेने से इनकार कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं? ये एक उम्मीद की किरण है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह 2007 में इफ्तिखार मुल्क साहब ने एक मिलिट्री डिक्टेटर के सामने खड़े हुए थे तो उसके असरात हुए थे। मैं समझता हूँ ये अदालती तारीख़ में ये अगला बड़ा वाक़या है जहाँ एक पूरी हाई कोर्ट तकरीबन 75% उनके जजेस जो हैं उन्होंने खुल के इजहार किया है और पब्लिकली बताया है कि यहाँ पर क्या होता है बिहाइंड द सीन्स। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत मुस्बत चीज़ है, इसके असरात होंगे। लेकिन अभी तक हमें सुप्रीम कोर्ट इस मामले में वाज़ेह नज़र नहीं आई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो सपोर्ट मिलनी चाहिए इनको और जो सपोर्ट दूसरी हाई कोर्ट से आनी चाहिए वो अभी हमारे सामने नहीं आ रही। हाँ, बार की सपोर्ट है इन 6 जजेस को, और इन 6 जजेस ने जो खुल के बात की है उसके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, उस पर है। लेकिन अभी अदलिया ने अपने आप को, और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ने साबित करना है कि वाक़या ही वो एक आज़ाद अदलिया के लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन जिस इदारे के आप मेंबर हैं, यानी कि अब आप पार्लियामेंट के ईवान बाला के मेंबर हैं, क्या इस सारी सूरत हाल में पार्लियामेंट का किरदार बहुत अहम नहीं है, और ख़ास तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम नहीं है, जिसको हाउस ऑफ फेडरेशन भी कहा जाता है? क्या आपको लगता है कि अगर अदलिया में बैठे हुए जज को स्टैंड लें तो पार्लियामेंट उनके पीछे खड़ी होगी? इन हालात में तो ऐसी बात नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से 8 फरवरी को इलेक्शन रिग हुए हैं तो मैं नहीं समझता हूँ पार्लियामेंट जो है सही माने में नुमाइंदा पार्लियामेंट है। उनमें वो लोग मुंतखब हुए हैं, मेरे इतला के मुताबिक तो इवन वज़ीर आज़म इलेक्शन हारे हुए हैं अपना नेशनल असम्बली का, जिस सीट से वो कहते हैं उनका जो मुखालिफ है उसके पास फॉर्म 45 है। वो कहते हैं 7,500 वोट से मैं लाहौर से जीता हुआ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। इसी तरह से हमारे इतलात के मुताबिक और फॉर्म 45 के मुताबिक तो मैडम मरीम भी हारी हुई हैं, और नवाज शरीफ साहब तो बुरी तरह से हारे हुए हैं, यास्मीन। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि जो ऐवान है, ख़ास तौर पे नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली, ये सही नुमाइंदगी नहीं कर रहे लोगों की। असल पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियाँ क्या होती हैं? आइन के तहत वो लोगों की नुमाइंदा होती हैं। तो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, चोज़न रिप्रेजेंटेटिव होती है, ये चोज़न रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? मैं समझता हूँ तारीख़ को अगर हम देखते हैं, जब कभी मामलात इतने खुल के सामने आते हैं और आवाम उस बारे में अपने राय का इजहार करती है तो मामलात में तब्दीली आती है। ये वक्त साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन यकीनी तौर पर आपको इस तकरीब में तामीर की सूरत नज़र आ रही है? जी, मैं समझता हूँ
लोगों तक इत्तला पहुँचनी या अवेयरनेस आनी, ये एक बहुत मुस्बत चीज़ है।